हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जिन भी बच्चों का आज MEG 7 का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं MEG 7 के पार्ट 3 के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि एक पार्ट 3 भी होना चाहिए जिसके अंदर बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोरीज़ हैं आपकी MEG में वो कवर हो सकें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला यहाँ पर आज जो स्टोरी को हम कवर करेंगे वो मिडनाइट चिल्ड्रन वाली स्टोरी है, जो आपके सलमान रश्दी हैं उनकी नॉवल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, उससे रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसके अंदर हम स्टोरी से जुड़ी हुई जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है एक फेमस नॉवल है और किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी के द्वारा इसे 1981 में लिखा गया था। तो मिडनाइट चिल्ड्रन एक फेमस नॉवल है जिसे 1981 में सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था और इसे बुकर प्राइज भी मिला एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इन द मॉडर्न लिटरेचर। और आज की जो लिटरेचर है उसके अंदर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। द स्टोरी इज सेट अराउंड इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। तो ये जो कहानी है 1947 की है और किस समय की है? जब इंडिया जो है ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था उस समय की है। एंड मिक्सेस रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स विद मैजिकल इवेंट। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो कहानी है ये रियल इवेंट्स को, ठीक है, रियल जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए, ठीक है, उनको मैजिकल एलिमेंट से जोड़ती है, यानी कि जो पुराने आपके ऐतिहासिक जो भी आपके वो थे एलिमेंट्स थे, इवेंट्स थे। तो इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ अ न्यू नेशन। तो ये यहाँ पे बात करती है कि जब भी कोई एक देश नया नया आज़ाद होता है तो उस देश को किस किस प्रकार की जो है स्ट्रगल्स को झेलना पड़ता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों को किन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो थ्रू द लाइफ ऑफ अ बॉय नेम्ड सलीम सिन्नाए। तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है सलीम, उसके द्वारा जो है आपके जो ये राइटर हैं सलमान रश्दी, वो जो एक नया नया देश जो आज़ाद होता है और नए नए देश में जो लोग जिन उन लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम स्टोरी का ओवरव्यू देखेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये कैसे शुरू होती है? तो ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है विद द बर्थ ऑफ द मेन कैरेक्टर सलीम। तो सलीम जो है उनके बर्थ से, उनका जन्म होता है एग्जैक्टली ऑन द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त की मिडनाइट में उनका जन्म होता है, द वेरी मोमेंट इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, और वहीं से इंडिया ने इंडिपेंडेंस भी गेन किया था। सो दिस मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सलीम्स बर्थ इज टाइड टू द बर्थ ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो है किस चीज़ से जोड़ा गया है सलीम के बर्थ को? सलीम के बर्थ को हमारी कंट्री के बर्थ के साथ, हमारी कंट्री के जन्म के साथ जोड़ा गया है। सलीम इज़ वन ऑफ अ 1001 चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट फर्स्ट आवर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो सलीम जो है उन 1001 बच्चों में से हैं जिन बच्चों को जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके पहले घंटे में जिन बच्चों ने जन्म लिया था, और इन बच्चों को नाम दिया गया है क्या? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी कि जो सलीम है वो उन 1000 बच्चों में से है जिन्होंने रात में इंडिया की आज़ादी जो हुई थी, रात में 15 अगस्त की रात को जन्म लिया था। उन बच्चों को नाम क्या दिया गया है? मिडनाइट चिल्ड्रन। दे ऑल हैव स्पेशल पावर्स। तो यहाँ पर अब ये जो इसका मैजिकल एलिमेंट है वो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपके सलमान रश्दी हैं वो कहते हैं कि इन सारे बच्चों के पास क्या है? स्पेशल पावर्स हैं। एंड जो सलीम है वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट सलीम कैन रीड पीपल्स माइंड। तो दीज चिल्ड्रंस पावर रिप्रेजेंट द होप्स, ड्रीम्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ द न्यू कंट्री। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि जो एक नया नया देश आज़ाद होता है उसको उसके क्या क्या होप्स होते हैं। पहली चीज़ कि मतलब अपने देश के लिए उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है तो कल को हम एक सुपर पावर बनेंगे। उस देश के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ वो जो देश है उसे कुछ स्ट्रगल्स का भी सामना करना पड़ता है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन इसी चीज़ के बारे में बात करती है। सलीम की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है इंडिया की हिस्ट्री से, इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक इंडियाज़ पार्टीशन व्हेन इंडिया वाज स्प्लिट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंदिरा गांधीज एमरजेंसी। तो यहाँ पर दो मेन इवेंट्स की बात हो रही है कहानी के अंदर।
कौन से दो मेन इवेंट हैं? पहला, इंडिया के पार्टीशन वाला, जब इंडिया जो है इंडिया और पाकिस्तान में बट गया था। दूसरा इवेंट है जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी 1970s में लगा दी थी। सो द स्टोरी फॉलो सलीम थ्रू हिज चाइल्डहुड इनटू अडल्टहुड। तो कहानी सलीम के बचपन से लेकर उसके अडल्ट होने तक की है, एज ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ एंड हिज प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पर जो सलीम है वह कोशिश कर रहा है कि अपनी कंट्री में उसकी जो लाइफ है, उसका जो प्लेस है, उसको पहचाने, उसको समझे। अब यहाँ पर कौन कौन से की कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कहानी में? तो यहाँ पर सलीम सिनाए जो है, तो सलीम जो है इस कहानी का नैरेटर है एंड दी सेंट्रल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है बच्चों, वो कौन है आपका? वह है आपका सलीम है। उसके बाद जो है वो बॉर्न कब होता है? तो वो बॉर्न हुआ है मिडनाइट ऑफ द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, मिडनाइट में बॉर्न हुआ है। जब वो बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि उसके पास तो पावर है। पावर किस चीज़ की है? लोगों के माइंड को रीड करने की पावर है, जिसकी वजह से वो दूसरे मिडनाइट चिल्ड्रंस के साथ कनेक्ट कर पाता है। हिज लाइफ एंड स्ट्रगल्स रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो कहानी है, कहानी में जो सलीम है, ठीक है, कहानी में जो सलीम है वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कई सारे स्ट्रगल्स को देखता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो एक नया नया देश जो भारत है, वो भी कई सारे जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करेगा, कर रहा है मतलब। तो सलीम की जो कहानी है वो भारत की जो कहानी है उसको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी। देन आपको दूसरी चीज़ बतानी है, दूसरा जो कैरेक्टर है वो आदम आदम अजीज़, जो कि सलीम के ग्रैंडफादर हैं, जो कि डॉक्टर हैं इन कश्मीर एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द फैमिली हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो उसके दादाजी हैं वो फैमिली की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। हिज लव स्टोरी एंड एक्सपीरियंस आर लिंक्ड टू द लार्जर पॉलिटिकल चेंजेस हैपनिंग इन कश्मीर एंड इंडिया। तो यहाँ पर आदम अजीज़ की लव स्टोरी के बारे में बात की जाती है। फिर आपका शाहिब एंड अमीना सिनाए हैं, जो कि सलीम के पेरेंट्स हैं। शाहिब इज़ अ मैन विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज़, और जबकि जो मॉम है उनका एक स्पेशल कनेक्शन है सलीम की पावर के साथ। तो यहाँ पर जो है शाहिब और जो अमीना है, उन दोनों की मैरिज में जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। अब मिडनाइट चिल्ड्रंस कौन है? तो ये ऐसे 1000 बच्चे हैं जो कि सलीम के टाइम, जिस टाइम सलीम पैदा हुआ था उसी टाइम पैदा हुए थे, और इन बच्चों के पास मैजिकल पावर्स हैं दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज कल्चर एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो बच्चे हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। सम कैन हील, कम्युनिकेट विद एनिमल्स और कंट्रोल वेदर, बट देयर पावर्स कॉज ट्रबल्स इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हीलिंग पावर है किसी के पास, कुछ बच्चे एनिमल से बात कर सकते हैं, कुछ बच्चे वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। पर इनकी ये जो पावर्स हैं ये इनकी लाइफ में क्या करती हैं? ट्रबल्स को पैदा करती हैं। फिर इस कहानी का जो एक इवेंट है वो है पार्टीशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो पार्टीशन इस कहानी का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1947 में जब कंट्री दो नेशंस में बटा, इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो मास माइग्रेशन हुआ लोगों का, जो यहाँ से वहाँ आना जाना हुआ, भारी मात्रा में हमें वायलेंस और कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो सलीम है उसकी फैमिली डीपली अफेक्टेड थी। फिर यहाँ पर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने 1975 में लगाई थी। तो ये नॉवल बताती है कि किस प्रकार से उस टाइम पर जो लोग हैं उनके सिविल और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनको रोक दिया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था मौलिक अधिकारों को हमारे, जिसमें हमारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और जो इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जो दूसरी पार्टी के लोग थे, उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये जो टाइम था वो इंडिया के अंदर एक प्रकार से पॉलिटिकल टर्मोइल का टाइम था, जिसने कि सलीम और उसकी फैमिली को इम्पैक्ट किया। सो ये हमारे की कैरेक्टर्स हैं कहानी के, और अलग अलग थीम्स, दो थीम्स हैं। अब यहाँ पर हम इसके सिंबल्स को समझेंगे। तो कहानी जो है मैजिकल रियलिज्म पे बनी हुई है। मेन जो इसका ये है कि मैजिकल रियलिज्म है। तो दिस नॉवल यूजेस मैजिकल रियलिज्म वेयर मैजिकल एंड फैंटेस्टिकल इवेंट हैपन इन अदरवाइज रियलिस्टिक वर्ल्ड। तो वर्ल्ड तो रियलिस्टिक ही है, लेकिन सलीम जो आपके हैं सलमान जी, उन्होंने
इसको मैजिक से जोड़ दिया है, क्योंकि जो बच्चे हैं, सलीम जो है माइंड को रीड कर सकता है, सारे के सारे मिडनाइट चिल्ड्रंस के पास स्पेशल पावर्स है। तो ये क्या है, एक मैजिकल एलिमेंट है इस कहानी के अंदर। दीज पावर रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो पावर्स हैं वो आज़ादी के बाद जो है इंडियन सोसाइटी की डिफरेंट पावर्स को हमें दर्शाती हैं, शोइंग बोथ द ब्यूटी एंड केओस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमें कंट्री की जो पूरी की पूरी ब्यूटी है, कंट्री का जो केओस है, वो पूरा का पूरा इस कहानी में देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ हमें जो है क्या देखने के लिए मिलता है, मैजिक और पावर्स देखने के लिए मिलती हैं। फिर आइडेंटिटी और नेशनलिज्म। तो ये जो स्टोरी है ये दिखाती है कि किस प्रकार से जो सलीम है वो अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल करता है। वो स्ट्रगल करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि वो कौन है। ठीक है, क्योंकि जैसे इंडिया उस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा था आज़ादी के बाद, वैसे ही सलीम भी स्ट्रगल करता है। तो दिस थीम फोकसेस ऑन द चैलेंजेस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये हमें ये दिखाती है कि जब आप एक नए नए आज़ाद हुए देश का पार्ट होते हो तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कंट्री के अंदर अलग अलग कल्चर और अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं। और ये जो कहानी है वो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करती है, कनेक्टेड है इंडिया के हिस्ट्री से। और इवेंट जैसे कि आपका पार्टीशन, इंडो पाकिस्तान वॉर और एमरजेंसी जो है, ये तीन इवेंट जो हैं ये इस कहानी में सेंट्रल हैं। दीज इवेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ सलीम एंड अदर मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ये सलीम और बाकी के जो मिडनाइट चिल्ड्रंस हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फिर ये जो है हमारी जो रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी इस नॉवल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इंडिया इज़ अ कंट्री विद डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। द मिडनाइट चिल्ड्रन रिप्रेजेंट दिस डाइवर्सिटी एंड द नॉवल एक्सप्लोर्स हाउ दिस डिफरेंस शेप द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के और कल्चर के लोग जो हैं इंडिया में रहते हैं, और नॉवल एक्सप्लोर करती है कि कैसे ये जो लोग हैं इस एक देश को पूरी शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये था आपके थीम्स एंड सिंबल्स। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टर्स, और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन था स्टोरी का। इसी तरह का अगर इससे अब कोई भी आंसर आएगा आप यही सारा जो मैटर है वो लिख कर आ सकते हैं। फिर आपको इसके स्टाइल और स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो अपने नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, यानी कि जो स्टोरी है उसमें कोई स्ट्रेट टाइमलाइन हमें देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, क्या नहीं देखने के लिए मिलता हमें इसमें, कोई भी स्ट्रेट टाइमलाइन हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जो नैरेटर है सलीम, वो अपनी कहानी बताता है बाय जंपिंग बिटवीन डिफरेंट टाइम ऑफ हिज लाइफ। तो कभी वो प्रेजेंट में है, कभी पास्ट में है, कभी फ्यूचर में है। तो यहाँ पर हमें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये बात बच्चों इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पर वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब क्योंकि कनेक्टेड है, तो सब में जंप कर करके वो स्टोरी को समझाता है। जो रश्दी हैं वो ह्यूमर और सेटायर को भी यूज़ करते हैं। सीरियस इश्यूज़ के अंदर वो यहाँ पर ह्यूमर को यूज़ करते हैं, मेकिंग द बुक बोथ एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो ये जो बुक है हमारे लिए कैसी है, पहली चीज़ ये बुक है हमारे लिए एंटरटेनिंग। ठीक है, हमारा एंटरटेनमेंट करती है। दूसरा जो है हमें विचार करने पर थॉट प्रोवोकिंग है, यानी कि हमें कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अब हम सलीम की लाइफ की स्टोरी पढ़ेंगे। तो जो सलीम की लाइफ है वो इंडिया की हिस्ट्री में ही इंटरवाइन हो रखी है। ही ग्रोज अप इन अ वेल्दी फैमिली बट फेसेस मैनी चैलेंजेस। तो अब यहाँ पर जो सलीम है वो एक अमीर परिवार में पैदा होता है, लेकिन फिर भी उसको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो जो पहला चैलेंज आता है उसकी लाइफ में वो आता है पार्टीशन का। पार्टीशन की वजह से जो भी इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, लोगों का वॉयलेंस हो रहा था। दूसरी चीज़ उसकी खुद की फैमिली में स्ट्रगल्स होते हैं। ठीक है, सलीम की खुद की फैमिली में स्ट्रगल्स हैं। और तीसरी चीज़ होती है इंडिया का पॉलिटिकल टर्मोइल। तो कभी इंडिया का किसी के साथ वॉर हो रहा है, तो पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ, और कभी जो है इंडिया जो है वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी जा रही है। तो ये तीन कारण हैं जो कि सलीम की लाइफ के इवेंट हैं। एज ही ग्रोज ओल्डर ही लर्न्स मोर अबाउट हिज स्पेशल एबिलिटीज़। अब जैसे जैसे सलीम बड़ा हो जाता है तो उसकी जो सुपर पावर्स हैं उनके बारे में उसे ज्ञान आने लगता है। एंड हिज
कनेक्शन विद मिडनाइट चिल्ड्रन, और वो समझता है कि उसका क्या कनेक्शन है मिडनाइट चिल्ड्रन के साथ। इसकी जो लाइफ है रिफ्लेक्ट करती है हमारे देश की जर्नी को, एज इंडिया गोज फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू फेसिंग द डिफिकल्टीज ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री, कि किस प्रकार से जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस गेन करती है और एक नई जो न्यूली बनी हुई कंट्री है वो कैसे चैलेंजेस को फेस करती है। फिर आपको कंक्लूजन में बताना है कि जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो एक नॉवल है जो कि हिस्ट्री को मैजिक के साथ जोड़ती है, टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग अप इन अ न्यूली फॉर्म्ड नेशन। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका इतिहास है, आपका जो इतिहास है उसे मैजिक यानी कि जादू के साथ जोड़ा गया है, ताकि जो हमारे देश की आज़ादी की कहानी है वो हमें बताई जा सके, और एक नया नया आज़ाद देश जो होता है वो कौन से चैलेंजेस को फेस करता है वो हमें इस कहानी के द्वारा बताया जा सके। और ये कहानी जो सलीम सिनाए है उसकी पर्सनल जर्नी के बारे में तो है ही, साथ ही साथ इंडिया के स्ट्रगल्स, होप्स और ड्रीम से जुड़ी हुई है। तो जो सलीम है, जो मिडनाइट चिल्ड्रंस हैं, उनके पास मैजिकल पावर्स हैं। सलमान रश्दी शो करते हैं कि जो उनकी पीपल की लाइफ है वो कैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी इन सब चीज़ों से जो है अफेक्ट होती हैं, और जो कंट्री की डाइवर्स कंट्री है वो कैसे फिर भी एकजुट होकर रहती है। अब यहाँ पर आपकी दूसरी नॉवल जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि अनीता देसाई की नॉवल है। अनीता देसाई से एक क्वेश्चन बच्चों ज़रूर आएगा, तो आप लोगों को ये नॉवल को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। बाकी आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी अपने आंसर्स में ऐड करेंगे। तो जो आपका क्लियर लाइट ऑफ द डे है ये एक नॉवल है अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई, जिसे 1980 में पब्लिश किया गया था। ये जो कहानी है वो दिल्ली में सेट हो रखी है और फोकस करती है ऑन द लाइफ ऑफ दास फैमिली। तो जो दास फैमिली है उसके बारे में इस कहानी में बात की गई है। दास फैमिली में दो बहनें हैं, बिमला है एक और दूसरी बहन का नाम तारा है, और उनके भाई हैं राजा है और एक कौन है, अहमद है। ठीक है, तो ये तारा वाली दूसरी भी कहानी है, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना, तारा वाली कहानी मैंने इसी वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस की थी। ओके, तो बिमला, तारा, राजा एंड अहमद, तो ये जो नॉवल है ये बताती है कि जो फैमिली के रिलेशनशिप हैं और फैमिली में कैसे पर्सनल आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल होता है, और कैसे जो है इंडिया का पार्टीशन जो है उसने लोगों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, इसके बारे में यहाँ पर बात होती है। समरी में हम अगर देखें तो जो स्टोरी है इसमें दो टाइम पीरियड है, प्रेजेंट डे है, एक तो आज का दिन है जब तारा अपने बचपन के घर दिल्ली जाती है, और एक पास्ट है जो अपने बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में वह सोच रही है। तो यहाँ पर हमें टू टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला आप प्रेजेंट टाइम के बारे में देखेंगे। जो तारा है वो फार अवे बैंगलोर में रहती है और अपनी फैमिली से मिलने पुरानी दिल्ली आती है। बिम जो है अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहती है। बिम जो है ओल्डर है, अनमैरिड वुमेन है, जो कि कोल्ड एंड डिस्टेंट है, यानी कि उसके मन में किसी के लिए दया भाव वगैरह नहीं है, वो कोल्ड है। तारा जो है ऑन द अदर हैंड वो थोड़ी सी इमोशनल है और उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। As two sisters spend time together, they reflect on their childhood and events that shaped their life. तो यहाँ पर जब दोनों बहनें बैठकर बातचीत करती हैं तो उनके बचपन में जो भी इवेंट्स हुए थे और जिन इवेंट्स ने उनके लाइफ को एक शेप, आज वो जहाँ पर हैं उनकी लाइफ को एक शेप प्रोवाइड की, उन सारे इवेंट के बारे में वो प्रेजेंट टाइम में बात कर रही हैं। तो द स्टोरी शिफ्ट टू देयर चाइल्डहुड, फिर यहाँ से जो कहानी है वो उनके चाइल्डहुड में शिफ्ट हो जाती है। द दास फैमिली लाइफ ड्रामेटिकली अफेक्टेड बाय द इंडिया पार्टीशन इन 1947। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो दास फैमिली है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट हुआ था। When country was divided into India and Pakistan, this created chaos and violence, especially between Hindus and Muslim। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा देश है वो इंडिया और पाकिस्तान में बट गया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में केओस हो गया था। जो ओल्डेस्ट सिबलिंग है राजा फॉल्स इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल एंड दिस कॉजेज टेंशंस इन द फैमिली। तो जो राजा है उसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। जो राजा राजा की लाइफ है वो ट्रेजिक टर्न लेती है क्योंकि पार्टीशन हो जाता है। ही इवेंचुअली सफर्स मेंटल ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से जो राजा है वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक प्रकार का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है राजा को पार्टीशन की वजह से। बिम जो है वो सेकंड चाइल्ड है एंड इज़ द रिस्पॉन्सिबल वन हु स्टेज होम टू केयर फॉर हर फैमिली। तो अपनी फैमिली के लिए केयर करने में जो बिम है वो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलती है, रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर देयर पेरेंट्स डाई,
शी सेक्रीफाइसेस हर ओन ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस टू टेक केयर ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जो बिम है उसने अपनी खुद की खुशियां दांव पे लगाकर अपने फैम उसके पेरेंट्स मर जाते हैं क्योंकि, तो अपने भाई और बहन की उसने परवाह की, उनके लिए सेक्रीफाइस किया। जो तारा है वो यंगेस्ट है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और फैमिली के स्ट्रगल से वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। शी लुक्स बैक एट द फैमिली हिस्ट्री विद अ मिक्सड इमोशन व्हेन शी रिटर्न्स होम। तो वो फैमिली की हिस्ट्री में देखती है, काफ़ी उसके मिक्स्ड इमोशन है जब वो वापस आती है। अब राजा का डिपार्चर है, तो जो राजा है वो घर से चला जाता है। हिज ब्रोकन एंगेजमेंट एंड हिज लेटर इलनेस हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। वो बाद में बीमार हो जाता है। तो बिम इज लेफ्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेचारी बिम है उसकी लाइफ किस चीज़ में अटक गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटक गई है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो जो बिम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी केयर कर रही है। बट शी बिकम बिटर एंड रिसेंटफुल, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बिटर और रिसेंटफुल हो गई है, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अब बिटर हो गया है। तो तारा के रिटर्न में जो है फैमिली जो है ओल्ड मेमोरीज की बात करते हैं। शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इमोशनल हिस्ट्री ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ पर जो तारा है वो अपनी फैमिली की इमोशनल हिस्ट्री को समझने का प्रयास करती है। अब इस नॉवल में कौन कौन से थीम्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला है फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो जो स्टोरी है उसका फोकस है कि जो फैमिली होती है उसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बीच में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं उन पर कहानी का फोकस है। स्पेशली दो सिस्टर्स जिसमें बिम और तारा हैं हैव डिफरेंट इमोशनल रिएक्शंस टू देयर फैमिली पास्ट। तो अपनी फैमिली के पास्ट में तारा और जो बिम है दोनों का जो रिएक्शन है वो अलग अलग है। देयर बॉन्ड इज टेस्टेड एज दे कन्फ्रंट ओल्ड वुंड्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो जो पार्टीशन है वो उनके कैरेक्टर्स की जो लाइफ है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो राजा है वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने लग जाता है जिसकी वजह से टेंशन्स होती हैं और उनको सोशल और इमोशनल डैमेज होता है इंडिया के डिवीजन से। पार्टीशन ने उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन, लॉस और कन्फ्यूजन क्रिएट किया। जो कैरेक्टर्स हैं स्पेशली बिम एंड राजा स्ट्रगल करते हैं विद देयर पर्सनल आइडेंटिटीज। बिम चूजेस टू स्टे होम। तो यहाँ पर जो बिम है वो क्या चूज़ करती है कि मैं घर पर रहूँगी, सबकी जो है केयर करूँगी। तारा जो है कहीं और चली जाती है। राजा का जो ड्रीम था राइटर बनने का, वो उसका जो मेंटल स्ट्रगल था उसके पास्ट की वजह से वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। लोनलीनेस और आइसोलेशन, तो बिम और तारा दोनों ही अलग अलग प्रकार से जो है अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। बिम और तारा दोनों ही आइसोलेटेड फील करते हैं बट इन डिफरेंट वेज। तो जो बिम है वो खुद को आइसोलेट कर लेती है इमोशनली और समवॉट विड्रॉन हो जाती है वर्ल्ड से, वाइल तारा दो मैरिड एंड लिविंग एल्सवेयर ऑल्सो फील्स अ सेंस ऑफ इमोशनल लोनलीनेस। तो तारा है वो भी इमोशनल लोनलीनेस की सेंस को फील करती है। तो दोनों जो है इमोशनली लोनली है। जो नॉवल है एक्सप्लोर करती है आइसोलेशन की फीलिंग्स को। फिर मेमोरी एंड पास्ट, तो जो नॉवल है एक्सप्लोर करती है कि हाउ द पास्ट कंटिन्यू टू अफेक्ट द प्रेजेंट। कि जो किसी भी इंसान का जो पास्ट होता है वो कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंट को लगातार इफेक्ट करता रहता है। द कैरेक्टर्स मेमोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड, देयर फैमिली हिस्ट्री एंड द ट्रॉमेटिक इवेंट ऑफ पार्टीशन इन्फ्लुएंस देयर इमोशंस एंड डिसीजंस। तो यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर्स है बिम और तारा या फिर उनका भाई राजा, उन्होंने उनका जो चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, उनकी फैमिली की जो हिस्ट्री है और जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स उन्होंने देखे, वो सारी चीज़ें आज उनके इमोशंस को और उनके डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती हैं। सो द थीम ऑफ मेमोरी इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट शोज़ हाउ द पास्ट शेप्स हु वी आर। तो यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कहानी से कि जो हमारा पास्ट होता है वो हमें शेप देता है, वो हमें बताता है आज हम जो भी हैं वो हम हमारे पास्ट के इवेंट्स की वजह से हैं। पास्ट हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को शेप देता है। फिर आपको इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, जिसमें जो बिम है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट डॉटर है और वो रिस्पॉन्सिबल है टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली आफ्टर द पेरेंट्स डेथ। शी इज़ इंडिपेंडेंट बट इमोशनली डिस्टेंट। तो वो इंडिपेंडेंट तो है पर इमोशनली बहुत डिस्टेंट है। आफ्टर ऑफन हाइडिंग हर फीलिंग्स, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद रिसेंटमेंट। तो उसकी पर्सनैलिटी तो स्ट्रॉन्ग है पर उसके मन में किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं। इस वजह से जो बिम है वो कैसी है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी बातों में हमें बिटरनेस देखने के लिए मिलती है। फिर दूसरी है तारा।
जो तारा है वो भीम की यंगर सिस्टर है और वो मोर इमोशनल और सेंसिटिव पर्सनैलिटी है। वो अपने घर को छोड़कर चली जाती है और कहीं और शादी कर लेती है जाकर। बट हर रिटर्न टू दिल्ली फोर्सेस टू कन्फ्रंट हर पास्ट। पर जब दिल्ली वापस आती है तो यहाँ पर उसका पास्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो भी उसके बिम के साथ रिलेशनशिप में जो गैप आ गया था उसको फिल करने की वो कोशिश करती है। राजा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिबलिंग है, वो एक बड़े ड्रीम रखने वाला बंदा मतलब ह्यूमन था। तो ही वॉन्ट्स टू बी अ राइटर, तो वो राइटर बनना चाहता था। बट हिज लाइफ इज अफेक्टेड बाय पार्टीशन एंड हिज रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम गर्ल। तो यहाँ पर जो राजा है उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ का, पार्टीशन का इफेक्ट पड़ा। और दूसरा जो उसका रिलेशनशिप था मुस्लिम गर्ल के साथ, उसकी वजह से राजा की पूरी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। उसके जो ड्रीम्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं और राजा को एक प्रकार का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। अहमद जो है यंगर ब्रदर है, अहमद भी है जो कि स्टोरी में सेंट्रल नहीं है। उसका रिलेशनशिप और जो उसका रोल है उसके बारे में हमें स्टोरी में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लगता। फिर हम यहाँ पे सिंबलिज्म देखेंगे तो स्टोरी में दो सिंबल्स हैं। पहला फैमिली होम, क्योंकि जब दिखा जो फैमिली होम है यहाँ पर एक सिंबल इस चीज़ का है कि पास्ट को याद दिलाने के लिए जब आप अपने पुराने घर में जाते हो तो वो एक प्रकार से आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ जो सिंबल है वो है क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो जो टाइटल है वो रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग। तो फॉर द तारा द विजिट टू हर चाइल्डहुड होम ब्रिंग मूवमेंट एंड इंसाइट्स इनटू हर फैमिली पास्ट। तो जो तारा है जब वो वापस आ रही है तो उसको फैमिली के पास्ट के जो पूरे उसके मूवमेंट्स हैं वो उसको याद आ रहे हैं। सो द क्लियर लाइट कैन ऑल्सो बी अ सिंबल ऑफ हार्शनेस ऑफ द रियलिटी एंड फेसिंग पेनफुल ट्रूथ। तो यहाँ पर क्लियर लाइट जो है वो एक ऑल्सो बी अ सिंबल, वो एक चीज़ का और सिंबल हो सकती है अबाउट द पेनफुल ट्रूथ के बारे में। जो दुख भरी जो सच है, दुख भरी जो उनकी कहानियाँ हैं, उनके पास्ट में जो हार्शनेस है, उन सारी चीज़ों का भी सिंबल हो सकता है क्लियर लाइट ऑफ द डे। नाउ आप लोग अपना कंक्लूजन दे देंगे, सारे आंसर्स में आपको कंक्लूजन जरूर लिख कर आना है। तो क्लियर लाइट ऑफ द डे इज अ नॉवल अबाउट फैमिली मेमोरी एंड इम्पैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। इट लुक्स एट द इमोशनल लाइफ ऑफ इट्स कैरेक्टर एंड हाउ देयर पास्ट शेप देयर प्रेजेंट। तो ये बताता है कि जो पास्ट होता है वो किस प्रकार से प्रेजेंट को बच्चों शेप देता है। अनीता देसाई की जो राइटिंग है वो इंट्रोस्पेक्टिव और पोइटिक है। यहाँ पर वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और जो उनके स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में बताती है। साथ ही साथ जो इंडियन लिटरेचर में आइडेंटिटी लॉस और पेनफुल लेगेसीज हैं, मतलब कि अनीता देसाई का ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। अनीता देसाई के कंट्रीब्यूशन पर भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको पढ़ लेना। सो नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिए। तो आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी।